चले हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें आपको कि दंतेवाड़ा के अरनपुर में बड़ी नक्सली वारदात अंजाम दी गई है। एक वाहन को आईडी ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया है नक्सलियों ने, और इस धमाके में, इस ब्लास्ट में 11 जवानों की शहादत हुई है, जबकि कुछ जख्मी भी हुए हैं। जो शुरुआती अभी खबर है, 11 जवानों की शहादत की पुष्टि हुई है। कैसे ये आईडी ब्लास्ट अंजाम दिया गया, क्या ये ऑपरेशन था, बहुत डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि नक्सलियों के वहां मौजूद होने की खबर मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन पर जवान निकले थे और उसके बाद लौट रहे थे, तभी एम्बुश लगाकर घेर कर जवानों को निशाना बनाया गया है। ब्लास्ट कर वाहन को उड़ा दिया गया और उसी वाहन में ये जवान बैठे हुए थे। हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि वो पिकअप वाहन था या फिर जवानों को सुरक्षित लाने ले जाने वाला वाहन था, बंकर नुमा वाहन, या फिर विस्फोटक से जवानों को बचाने वाला वाहन। लेकिन कई बार ये विस्फोटक कितने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि वैसे बख्तर बंद वाहनों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। युगल हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, अमूमन ऐसे ऑपरेशन में बख्तरबंद वाहनों का भी इस्तेमाल होता है, यहां तस्वीर साफ नहीं हो पा रही, कौन सा वाहन था, किसमें जवान लौट रहे थे? युगल जी प्रशांत, देखिए अभी पूरी जानकारी है वो पुलिस ने बताई भी नहीं है, जानकारी भी नहीं दी है, क्योंकि इस तरह से जब घटना होता है, माओवादी का कायराना करतूत को अंजाम देते हैं तो एक तरह से अफरा तफरी की स्थिति रहती है। बड़ी बात यही है कि जब सर्चिंग के लिए जब जवान जाते हैं तो उसके जो है अलग से एक फोर्स भी रहता है, आपातकाल के लिए उन्हें जो बल है वो मुहैया कराना होता है। तमाम स्ट्रेटजी के तहत जो जवान है वो जंगल की ओर मूव करते हैं, अंदर जाते हैं, और जो जवान फंसे होते हैं, जब ब्लास्टिंग होती है तो जवान फंसे रहते हैं, आसपास में भी जो जवान हैं उनके जान को खतरा ना हो, इसे उन्हें सकुशल वापसी की भी एक अलग से रणनीति रहती है। फिलहाल अभी पुलिस की ओर से कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि वो किस तरह के कितने जवान गए थे, कैसे ये हमला हुआ है और आखिर जवान किस में गए थे। और सबसे बड़ी बात यही है कि एक छोटी सी लापरवाही लोगों की, हमारे जवानों की जान ले सकती है। कहीं देखना तो यह नहीं होगा कि कहीं सुरक्षा में कहीं चूक तो नहीं थी, कहीं कोई सेंध तो नहीं था, कि कहीं लापरवाही तो नहीं थी जिसकी वजह से माओवादी है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए हैं। फिलहाल अभी पुलिस ने जो जानकारी है, डिटेल जानकारी है, वो साझा नहीं की है। तो ये कहा जा सकता है कि माओवादियों को पीछे धकेलने के लिए लगातार प्रयास जारी है। जो जिन क्षेत्रों में जो रिमोट एरिया है, जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है, राज्य सरकार वहां पुलिस की मदद से वहां सुविधाएं पहुंचा रही है, और यही माओवादियों को खल रहा है। स्कूल जब बनता है, पुलिया जब बनते हैं, भवन जब बनता है, तो उसे ब्लास्ट किया जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी ये ग्रामीणों के अपने आप को हितैषी बताते हैं, और वही जब विकास कार्य होता है तो उन मकानों को, उन पुलियों को ध्वस्त किया जाता है। जो जवान हमारे आम लोगों की रक्षा करते हैं, उन्हीं जवानों पर कायराना करतूत करके इस तरह के ब्लास्टिंग करते हैं, आईईडी लगाते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। तो ये कहा जा सकता है ये बिल्कुल ही कायराना करतूत है। जी प्रशांत, बिल्कुल बेहद कायराना करतूत है। और लौटूंगा युगल आपके पास। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ हैं। ये कुछ अभी इस मामले में कोई नई अपडेट भी आई क्या? चूंकि जहां पर ये घटनाक्रम हुआ है, आसपास कोई ट्रुप्स भी स्वाभाविक है कि बैकअप के तौर पर भेजी गई होंगी, जो जवान वहां पर सुरक्षित हैं उन्हें लौटाने के लिए, या जो शहीद हुए हैं उनके शवों को वापस लाने के लिए। देखिए प्रशांत, ये एक स्ट्रेटजी होती है, और क्योंकि ये पहला घटनाक्रम नहीं है, इसीलिए जब भी ऐसा घटनाक्रम होता है तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल, एक स्ट्रेटजी तय करके रखी हुई है जवानों ने, सुरक्षा बलों ने। जब भी ऐसी घटना होती है तो तत्काल कोई भी रेस्क्यू टीम या फिर पार्टी नहीं भेजी जाती है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है, नक्सली आसपास छुपे होते हैं एम्बुश लगाकर, उनको पता होता है कि कोई रेस्क्यू टीम पहुंचेगी और उस टीम को भी वो निशाना बनाते हैं। इसलिए अगर यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम रवाना भी की जाएगी तो पूरी तैयारी के साथ की जाएगी।
हो सकता है सड़क मार्ग से की जाए, हो सकता है हेलीकॉप्टर से वहां पर परिस्थितियों को देखते हुए की जाए। तो हर रणनीति, हर परिस्थिति को समझते हुए जवानों को वहां से रवाना किया जाता है, ताकि अभी जो नुकसान की खबर आई है, शहादत की खबर आई है, ये संख्या और न बढ़ जाए। जो रेस्क्यू टीम पहुंचे वहां पर, उस पर भी अटैक न हो जाए, क्योंकि नक्सलियों की बहुत पुरानी रणनीति होती है, रेस्क्यू टीम पर भी वो हमला करते हैं, आसपास घात लगाकर बैठे होते हैं। अब इसीलिए कितनी दूर वो जगह है, शुरुआती जो जानकारी आ रही है कि बहुत घनी अंदर जगह नहीं है, लेकिन क्योंकि नक्सलियों का इलाका है और नक्सलियों ने अगर आईडी वहां पर लगाया हुआ है तो निश्चित तौर पर आसपास उनकी मौजूदगी भी होगी। ये नक्सली कुछ समय इंतजार जरूर वहां पर करते हैं घटना को अंजाम देने के बाद, कि अगर कोई रेस्क्यू टीम आए तो उस पर भी हमला किया जाए। इसलिए बहुत सोच समझकर वहां पर कोई भी टीम भेजी जाएगी, कोई और बड़ा नुकसान ताकि ना हो जाए। हालांकि नक्सलियों की रणनीति की बात की जाए, आईडी पिछले कुछ महीनों से लगातार मिल रही थी। कई ऐसी आईडी है जिनको जवानों ने निष्क्रिय भी किया है। नक्सली किस रणनीति के साथ चल रहे थे, क्योंकि पिछले काफी समय से ठंडे पड़े हुए थे। अचानक 2023 का साल आता है और नक्सलियों की मौजूदगी, नक्सलियों का अस्तित्व, उनकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है। पॉलिटिकल लोगों की हत्या की बात सामने आई, लगातार बीजेपी इसका आरोप लगाती रही। हाल में कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला होता है। तो ये बहुत समझना होगा कि आखिरकार नक्सली किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जवानों को भी आगे यहाँ पर डोमिनेट करने के लिए रणनीति पुलिस बल ने तैयार किया हुआ था, कि क्योंकि चुनावी साल है, इसलिए उन्होंने एक विशेष स्ट्रेटजी बनाई थी कि इस साल किस तरीके से नक्सलियों को पीछे ढकेलना है या डोमिनेट करना है। ऐसे में इस प्रकार की घटना को अंजाम देना वास्तव में आश्चर्य की बात है। और बहुत सारे सवाल भी है कि क्या कोई इनपुट नहीं मिल पाया था, या हम मान के चल रहे थे कि नक्सली अब पीछे ढकेले जा चुके हैं। हम अक्सर ये बातें करते थे कि नक्सली निष्क्रिय हो गए हैं, नक्सली दबाव में है, और तमाम तरह की बातें आती है। लेकिन क्या एक बड़ा एक वर्ग था विशेषज्ञों का जो इस बात का भी संकेत देता था कि नक्सलियों की रणनीति हो सकती है, वो इकट्ठा हो रहे होंगे। हो सकता है क्योंकि जवान लगातार डोमिनेट कर रहे थे, तो नक्सली कुछ जगहों पर अपने आप को एकत्रित कर रहे थे, अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहे थे, और शायद किसी विशेष समय का इंतजार कर रहे थे। और जो पिछले रणनीति काफी समय से नजर आ रही है, लग रहा है कि शायद चुनावी साल का वो इंतजार कर रहे थे, और चुनावी साल आते साथ ही वो एक्टिविटीज, अपनी मौजूदगी दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया है। एक बड़े नुकसान की जो बात आज यहां पर आई है, उससे उन्होंने अपने अस्तित्व ही दिखाने की कोशिश की है, और ये बताने की कोशिश की है कि उनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी उस इलाके में उतने ही पावरफुल है जब चाहे घटना को अंजाम दे सकते हैं। अब जो इसकी बात है रणनीति की, कहां पे चूक हुई है, क्या कुछ हुआ, इसका इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन एक बात होता है कि नक्सली का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ था, नक्सली शायद किसी खास मौके का इंतजार कर रहे थे। ये बात यहां पर इस घटनाक्रम से तय हो गई है। और क्योंकि आईडी लगातार हमको मिल रहे थे, आईडी जगह जगह प्लांट किया हुआ था उन्होंने, और जो शुरुआती जानकारी आ रही है, ये भी एक आईडी ब्लास्ट ही बताया जा रहा है, जिसमें ये धमाका हुआ और गाड़ी उड़ी है। अब कौन सी गाड़ी थी और किस तरीके से नुकसान हुआ, जैसा मैं बता रहा था कि जनरली आईडी जब ब्लास्ट होता है, बख्तरबंद अगर गाड़ियां होती हैं, तो गाड़ियों में उस ब्लास्ट से उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन नक्सली आसपास जो सराउंडिंग छुपे होते हैं, उनकी ताबड़तोड़ गोलीबारी चालू हो जाती है। उस गोलीबारी से जवानों को नुकसान होता रहा है। तो इस बार भी क्या वैसे ही कुछ घटनाक्रम हुआ है, ये देखने वाली, ये समझने वाली बात है। बहरहाल जो सूचना हमारे पास आ रही है वो ये है कि रेस्क्यू टीम को भेजने की तैयारी वहां की जा रही है, और बहुत जल्द ही इस मामले में कुछ आधिकारिक बयान भी जारी किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। एक और महत्वपूर्ण बात जरूर समझना चाहूंगा आपसे कि एक तरफ सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है भारी संख्या में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से निपटने के लिए, लेकिन स्थानीय फोर्सेस भी बनाई गई हैं। बस्तरिया बटालियन से लेकर तमाम दूसरी फोर्सेस का गठन भी किया गया, जो लोकल युवा हैं उनको लेकर। क्या ऐसे में ये लोकल बटालियंस ज्यादा अच्छे से अंजाम दे पाती हैं ऑपरेशंस को, और कई बार जो ग्राउंड कंडीशंस की उन्हें ज्यादा जानकारी होती है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये भी क्या सामने आया, कौन सा बल था, कौन सी बटालियन थी जो जिनके जवान ऑपरेशन पर निकले थे? बिल्कुल, जो शुरुआती जानकारी आ रही है, मैं आपको बता दूं कि डीआरजी के जवान बताए जा रहे हैं। और डीआरजी का मतलब ही सीधा सीधा वहां पर आपको बता दूं कि डीआरजी उस फोर्स का नाम रखा जाता है जो लोकल लोग होते हैं, जिनकी भर्ती की जाती है नक्सलियों से लड़ने के लिए, उसे डीआरजी फोर्स कहा जाता है।
और ये जो नुकसान हुआ है, ये जो हमला हुआ है इसी डीआरजी फोर्स पर हुआ है। नक्सली पिछले कुछ दिनों से डीआरजी फोर्स को ही निशाना बना रहे थे, क्योंकि इसमें लोकल लोग होते हैं और उनको इस तमाम परिस्थितियों की जानकारी होती है, जंगल के अंदर की जानकारी होती है, भाषाओं की जानकारी होती है, और काफी हद तक कहा जाए लोगों का विश्वास हासिल होता है लोकल लोगों का। तो नक्सलियों को अगर कोई टीम बड़ा नुकसान पहुंचा रही थी पिछले कुछ समय से, तो ये डीआरजी की बटालियन ही थी। यही वजह थी कि नक्सली डीआरजी बटालियन को अपने टारगेट में ले रहे थे, और आज जो हमला हुआ है वो भी डीआरजी बटालियन पर हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि डीआरजी बटालियन कितनी अहम है और क्या उसका काम यहाँ पर होता था। अगर पिछले कुछ सालों से नक्सलियों को पीछे ढकेलने में जवान कामयाब हुए हैं, तो उसके पीछे ये डीआरजी बटालियन रोकूंगा आपको, लोकल लोग होते हैं। रोकूंगा आपको। और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। धर्मलाल कौशिक जी, बड़ी घटना और बहुत ही दुखद घटना है, 11 जवानों की शहादत हुई है दंतेवाड़ा के अरनपुर में। पहला रिएक्शन आपका इस पर? मैं सबसे पहले तो जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से घटना हुई है, निश्चित रूप से नक्सलियों का कायराना हरकत है ये, लेकिन जिस प्रकार से आप घटनाक्रम को देखेंगे, अभी एक पहले ही जो कांग्रेस सत्ता दल के विधायक हैं और उनके काफिले पे नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया। जरूरत इस बात की थी कि सरकार गृह मंत्री को जाकर के जगदलपुर में बैठ करके संभाग मुख्यालय में समीक्षा करनी चाहिए। ये घटना क्यों घटी उसके कारण में जाना चाहिए और उसकी समीक्षा करके मनोबल को बढ़ाना चाहिए, लेकिन न वहां गए, न समीक्षा बैठक हुई और हमारे 11 जवान आज शहीद हो गए। यदि जाकर के सरकार की तरफ से तत्परता से कार्रवाई होती तो शायद आज 11 जवान हमारे शहीद नहीं होते। और ये जो शहीद हुए हैं तो कहीं न कहीं सरकार से चूक हुई है। हम लगातार इस बात को आवाज उठा रहे हैं कि सरकार के नक्सलियों से लड़ने की स्पष्ट नीति नहीं है, न उनकी नीयत है। ये 4.5 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और इस प्रकार के घटना को समय बेसमय अंजाम देते रहते हैं। कुछ दिन पहले 10-11 लोगों को अगवा कर लिए थे जो सड़क पे काम करने वाले, उपकरण जला दिए जाते हैं, गाड़ियां जला दी जाती है। तो एक प्रकार से सरकार आखिर एक्शन में क्यों नहीं आना चाहती? और दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि उनका बयान आएगा कि नक्सली अंदर में चले गए हैं, अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो 4.5 साल से उनके मुंह से यही सुन रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार के पास में न तो इस रणनीति है और न इच्छा शक्ति है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़े। बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि सरकार अपने आंकड़े गिनाती है अगर इस मामले को छोड़ दिया जाए, लेकिन धर्मलाल जी, चुनावी साल है, इस साल चुनाव भी होने हैं, विशेष कनेक्शन भी आप जोड़ते हैं क्या? नक्सली स्वाभाविक है कि ऐसे मौके पर अपनी उपस्थिति दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं जब ज्यादा उन पर चर्चा हो। और जन अदालत लगाई जाती है, जन अदालत लगा के हत्या कर रहे हैं। मैंने कहा उपकरण जला दिए जाते हैं। मैंने कहा कि जिस प्रकार अभी आखिर गृह मंत्री जी क्यों नहीं जाना चाहते बस्तर में, वहां अधिकारियों के साथ बैठ करके समीक्षा बैठक क्यों नहीं करना चाहते हैं? अरे मनोबल बढ़ेगा हमारे जवानों का, अफसरों का, और मनोबल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो सख्ती के साथ में उनके साथ में कार्रवाई करेंगे। लेकिन केवल रायपुर से श्रद्धांजलि देने से सरकार का काम नहीं चलेगा। ये इच्छा शक्ति का अभाव है, या ये कहिए जो नक्सलियों से लड़ना ही नहीं चाहते। जी धर्मलाल जी, एक रणनीति में बदलाव जरूर हुआ है। यहाँ डीआरजी के जवान मोर्चा संभाल रहे थे, हो सकता है कि कहीं कोई चूक जरूर हुई हो, लेकिन जो चूंकि लोकल बॉयज या लोकल या स्थानीय युवाओं को इन फोर्सेस में भर्ती किया जाता है, तो स्वाभाविक है कि वो ग्राउंड कंडीशंस ज्यादा बेहतर समझते हैं। फिर भी लगता है आपको कि कहीं कोई चूक हो गई? खूबी है धर्मलाल जी, और इसका मैं कारण बता रहा हूँ। आखिर ये पिछली अभी 1 सप्ताह पहले के घटना से सबक क्यों नहीं ले रही सरकार? उनको सबक लेनी चाहिए और सबक ले करके वहां जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने हैं कदम उठानी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लगातार आप देखिए सरकार की तरफ से नक्सलियों को लेकर के गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं। ये केवल श्रद्धांजलि के 2 शब्द बोल करके छुट्टी नहीं मिलेगी। इससे
बल्कि सरकार में जो जवाबदारी है, उस जवाबदारी के साथ में हम जवानों को भी बचा सके और नक्सलियों से भी क्षेत्र को मुक्त कर सके, इस बात की आवश्यकता है। ठीक है, शुक्रिया धर्मलाल जी न्यूज 18 से बात करने के लिए। तो हाल ही में जो विधायक पर हमला हुआ था उसका भी जिक्र धर्मलाल जी कर रहे हैं कि इसके बाद संज्ञान लेना चाहिए था, हौसला बढ़ाया जाना चाहिए था, जवानों के साथ उनके साथ बैठक की जानी चाहिए थी, समीक्षा की जानी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। दंतेवाड़ा नक्सली हमले पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है। जवानों के शहीद होने की खबर बेहद दुखद है। कहा सीएम ने, हम सब प्रदेशवासी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, शहीदों के परिवारों के हम साथ हैं। अरनपुर क्षेत्र में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। हमले में 10 डीआरजी जवान, एक ड्राइवर की शहादत हुई है। नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। नक्सली बौखलाहट में अब ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और शहादत पर उन्होंने नमन भी किया है। ये भी कहा कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है और उसी से नक्सली बौखलाए हुए। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। तो सुन रहे थे भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये सब नक्सली कर रहे हैं। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ हैं। सियासत भी इस पे शुरू हो गई है। धर्मलाल कौशिक को भी आप सुन रहे होंगे। धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि भाई जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उन्हें समीक्षा की जानी थी, समीक्षा उन्होंने नहीं की और ये नतीजा निकलकर सामने आया है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए विपक्ष के निशाने पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू लगातार यहां पर रहे। पहले भी बीजेपी इस बात का आरोप लगाती रही है, गृह मंत्री को घेरती रही है कि वो वहां पर दौरे नहीं करते। बहरहाल सियासत छत्तीसगढ़ में नक्सल जब भी हमला होता है होती रही है, ये यहाँ का पुराना इतिहास है। चाहे हमला किसी भी शासनकाल में हो, चाहे बीजेपी के शासनकाल की बात कर ले या कांग्रेस के शासनकाल की बात कर ले, तो ये सियासत इस पर होती रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। कोई फाइनल सॉल्यूशन लेकिन प्रशांत तब तक इस पर निकला नहीं है। खास तौर पे जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं बहुत तीखे आरोप लगते हैं और इन तीखे आरोपों के लगने के बाद बैठकों का दौर भी होता है। क्यों ये चूक हुई इस पर भी बातचीत होती है। शायद कुछ चेंजेस भी हो जाए रणनीति में, उस पर भी बात होती है और खास तौर पे आगे क्या करना है इस पर बात होती है और कुछ समय बाद हालात सामान्य होने लगते हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात है। जहां तक इस खास बात बता दूं प्रशांत, अभी जो हमला हुआ है गर्मी का सीजन है और गर्मी के सीजन में जो सुरक्षा बल है वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं, अंदर सर्चिंग करते हैं, क्योंकि इस समय ये वो वक्त होता है जब कि काफी अंदर तक पहुंच आसान हो जाती है जवानों की। दूर तक उनको पहुंचना या देखना आसान हो जाता है क्योंकि पतझड़ का मौसम होता है और बहुत दूर तक विजिबिलिटी उनकी बनी होती है। इसलिए बहुत डोमिनेटिंग का टाइम होता है, फोर्स बहुत डोमिनेट करती है इस समय। और इस समय जब मुझे लगता है कि जवान शायद किसी इसी इनपुट पर निकले होंगे जब नक्सलियों के एम्बुश में वो फंसे हैं। अब देखना ये है, आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या ये फेक इनपुट था, नक्सलियों ने कोई एम्बुश लगाया हुआ था। आमतौर पे नक्सली ऐसे ही करते हैं, कोई इनपुट अपने लोगों के जरिए दिलवाया जाता है और एम्बुश लगाकर वो पर्टिकुलर किसी खास जगह पर बैठ जाते हैं और उसके बाद वहां जब टीम पहुंचती है तो धमाका या तो आईडी का होता है। दरअसल आईडी का धमाका प्रशांत इसलिए किया जाता है गाड़ियों को रोकने के लिए, ताकि गाड़ी वहां पर रुके, नुकसान हो, गाड़ी पलट जाए और उसके बाद जो आसपास नक्सली होते हैं वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उस फायरिंग के जरिए जवानों को नुकसान होता है। और क्या कुछ ऐसा ही इस बार भी घटनाक्रम में हुआ है, ये देखने वाली बात होगी जब थोड़े समय में अंदर से जानकारी आएगी कि दरअसल पूरा घटनाक्रम था क्या। फिलहाल जो 10 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर शहीद हुआ है, उससे साफ पता चल रहा है कि ऐसे किसी प्रकार का कोई एम्बुश होगा जो कि नक्सली पहले भी इस प्रकार की रणनीति अपनाते हैं। आपको जी चर्चा हम आगे करेंगे। और दीपक वैद जी हमारे साथ जुड़े हैं, बस्तर सांसद। दीपक वैद जी, ये बहुत ही बड़ी वारदात है, 11 जवानों की शहादत की पुष्टि भी अभी तक हो गई है
और सवाल अब विपक्ष कांग्रेस पर उठा रहा है, सरकार पर उठा रहा है। तो देखिए, वास्तव में बड़ी घटना है जी। और इस घटने से हम लोग सभी क्षेत्र और पूरे प्रदेश हम लोग सब स्तब्ध हैं। और जो ये है कि हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जवान और उनके परिवार को, दुख को सहन करने की शक्ति दे। लेकिन यह है कि ये जो मार्च, अप्रैल, मई, ये जो गर्मी के सीजन में यह नक्सलियों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए क्योंकि पतझड़ का मौसम रहता है और बहुत से समय ऐसे तेंदू पत्ता संग्रहण करने का, महुआ टोरा संग्रहण करने का समय रहता है, जहां हमारे आदिवासी जब जंगलों में रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम लोग पास जिस तरह से घटनाएं हुई, मैं समझता हूं कि वहां पे नक्सली मूवमेंट वहां पे रहा और फोर्स को कहीं ना कहीं पता चला है। उसी का नतीजा है कि वो अपने ऑपरेशन में गए थे और उसी का फायदा नक्सलियों ने उठाया है और आईडी ब्लास्ट किया, जहां हमारे 10+1 जवान हमारे शहीद हुए हैं। निश्चित रूप से बड़ी घटनाएं हैं और मैं समझता हूं कि ये सीधा सीधा बौखलाहट है, इसलिए क्योंकि आप पिछले हमारी सरकार आने के बाद 4 साल में देखेंगे तो साल में 1 से 2 बड़ी घटनाएं हुई है। पहले तो हर महीने 1-1 बड़ी घटनाएं होती थी, लेकिन अभी साल में 1 से 2 बड़ी घटनाएं हो रही है। फिर भी हम चाह रहे हैं कि हम लोग सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लगातार हम लोग शासन प्रशासन के अधिकारियां, माननीय सीएम साहब लगातार मार्गदर्शन देते और सुझाव देते कि हम लोग को बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ चूक हुई होगी, इस चूक को समीक्षा करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं इस बड़ी घटना को अंजाम देने में नक्सली सफल हुए हैं। वास्तव में ये दुखदायी घटना है और हम लोग सभी इससे बड़ा चिंतित भी हैं। दीपक बैज जी, आप कह रहे हैं कि ये 2-3 महीने नक्सली ज्यादा वारदात अंजाम देते हैं, लेकिन ये वो महीने भी होते हैं जब जो हमारे जवान हैं, हमारी फोर्सेस हैं, नक्सलियों को और पीछे ढकेलती हैं, चूंकि उनका विजन बहुत क्लियर होता है। जंगल में पतझड़ वाली स्थिति होती है, विजिबिलिटी दूर तक होती है और ऐसे में ऑपरेशन को अंजाम देने में भी कुछ आसानी होती है। तो फिर ऐसे में स्वाभाविक है कि ऑपरेशंस तो होंगे ही। लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं क्षेत्र में और जब हम लोग वीआईपी दौरे रहते हैं या फिर जहां लगातार रोड ओपनिंग से लेके लगातार जहां मूवमेंट का पता चलता है, फोर्सेस लगातार मूवमेंट करती है, सर्चिंग करते रहती है। और मैं समझता हूं जहां जो ये घटनाएं हुई, आज भी वही था कि नक्सली वहां होने का सूचना मिली थी, उस आधार पर डीआरजी की टीम जो निकली थी और कहीं नहीं उसको वापसी के दौरान उन्होंने शिकार बनाया। मैं समझता हूँ इसलिए क्योंकि देखिए हम लोग अब स्थानीय स्तर पे समीक्षा भी होती है, हम लोग जनप्रतिनिधि जाते हैं, हम लोग भी सावधानी बरतते हैं, हम लोग भी अंदेशा रहता है कि ये जो गर्मी का मौसम में उनके लिए फायदेमंद होता है, हम लोग को सावधानी बरतना चाहिए ये। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से घटना हुई है, क्योंकि लगातार नक्सली सीमित होते जा रहे हैं, उसी बौखलाहट में कहीं न कहीं बड़ी घटना को अंजाम देकर अपना उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं। आज उसी में ये लोग सफल हुए क्योंकि नक्सली लगातार सीमित हो रहे हैं पूरे अंदर क्षेत्र में, अभी रोड किनारे नहीं है, रोड से कम 15-20 किलोमीटर अंदर क्षेत्रों में। और ये घटना को देकर ये कहीं न कहीं उपस्थिति दर्ज कराने का उन्होंने संकेत दे दिया है। वास्तव में शासन और प्रशासन हम लोग के लिए सभी लोग सजग रहने की आवश्यकता है। ठीक है दीपक भाई जी, हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष से जुड़े थे धर्मलाल कौशिक जी। वो कहते हैं कि भाई जब एक कांग्रेस विधायक के ऊपर हमला हो जाता है, नक्सली हमला हो जाता है, उसके बावजूद भी गृह मंत्री को ऑब्जर्वेशन करने का या समीक्षा करने का वक्त नहीं होता। जहां पर घटना घटी जाते मुख्यालय में जाते, वहां पर जाकर समीक्षा करते, हौसला बढ़ाते जवानों का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं देखिए, ये तो कुछ भी हम लोग को इस घटने पे हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, फोर्सेस के ऊपर अटैक होती है, जनप्रतिनिधियों के ऊपर अटैक होती है, हम लोग इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर कोई सुझाव है शासन को तो देना चाहिए, इस तरह की राजनीति करना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग इससे पहले की सरकार में भी बड़ी बड़ी घटनाएं देखें, हम लोग उस पर राजनीति नहीं किए। लेकिन वास्तव में ये जो हम लोग शासन अपने स्तर में, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, गृह विभाग अपने स्तर में समीक्षा करती है और हम लोग भी विधायक और हम लोग सांसद होने के नाते, प्रभारी मंत्री होने के नाते हम लोग भी स्थानीय स्तर पे हम लोग आईजी या फिर एसपी के साथ हम लोग भी स्थानीय बंद कमरे में हम लोग समीक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी इस सावधानी बरतने का ये अंदेशा हम लोग को पहले से था कि ये बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। तो और वही चीज हो गया है जो हम लोग कल्पना कर रहे थे, क्योंकि हम लोग भी जब क्षेत्र में जाते हैं हम लोग भी बहुत सारी चीज सावधानियां हमको भी बरतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ थोड़ा सा चूक हम लोग से भी हुई है, उसको समीक्षा करने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं नक्सली बैकफुट में है, उसी का नतीजा है कि ये उस बौखलाहट से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में वो सफल हुए और कहीं ना कहीं मैसेज देने में वो सफल हुई है। ठीक है, शुक्रिया दीपक भाई जी न्यूज 18 से बात करने के लिए और धन्यवाद आपका। अभिषेक शुक्ल हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक बैज को आप सुन रहे थे और दीपक बैज कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, जिसका जिक्र आपने भी किया और लगभग
चलिए मैं आऊंगा आपके पास। अरुण साव, बीजेपी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण साव जी, ये बहुत बड़ी घटना है, बड़ी नक्सली वारदात है, 11 जवानों की शहादत हुई है इसमें। क्या मानते हैं आप, क्या आपका ऑब्जर्वेशन है इस घटना से जुड़ा हुआ? जी, अरनपुर दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर की जो ये घटना हुई है, जिसमें हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं, ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और हृदय विदारक घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, उतनी कम है। और जिस प्रकार से ये परिस्थितियां बनी है वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। मैं इन वीर शहीदों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जी, लगता है कहीं कोई चूक हो गई, रणनीति में कोई चूक हो गई। हालांकि ये जो डीआरजी बटालियन है या डीआरजी जो फोर्स है वो मोर्चा संभाल रही थी इस ऑपरेशन में। अरुण साव जी, देखिए, मैं अभी भी कहता हूं कि राज्य सरकार नक्सल समस्या को लेकर अभी भी गंभीर नहीं है और राज्य सरकार के कारण है हमारे नौजवानों को, हमारे जवानों को इस प्रकार से शहादत देनी पड़ रही है और निर्दोष लोगों को इस प्रकार से क्षति हो रही है। राज्य सरकार अभी भी जागे और इस दिशा में मजबूती से काम करे। जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि लापरवाही हो गई या सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज की घटना को छोड़ दिया जाए तो सरकार तो वो आंकड़े गिनाती है कि कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया, जो सरेंडर करने वाले नक्सली उनमें कितने इनामी थे। अभी लगातार घटनाएं हो रही है। अभी थोड़ी दिन पहले बीजापुर के विधायक के काफिले पर हमला हुआ, उससे पहले हमारे कई कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई। तो घटना तो लगातार हो रही है और अब शहर के नजदीक आकर घटना कर रहे हैं। लगातार इस बीच घटनाएं हुई है। सरकार के दावे मुझे लगता है कि निराधार है और अब भी सरकार को समझना चाहिए, जिस तरह से सरगुजा में समाप्त हुआ है, शांति बहाली हुई है और अब बस्तर को इस दिशा में लेकर जाना चाहिए। जी, चुनावी साल है, साल विधानसभा चुनाव भी होने छत्तीसगढ़ में। लगता है क्या कि आपको कि भाई ऐसे मौके का भी इस्तेमाल नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए करते हैं? ये सही है कि चुनाव नजदीक है और चुनाव को लेकर ये हो भी सकता है उनकी रणनीति, पर कुल मिला के ये है कि घटनाएं हो रही है और सरकार इस विषय को लेकर अभी भी गंभीर नहीं है। जी, सरकार गंभीर नहीं है, आप मानते हैं। शुक्रिया अरुण साव जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत होगी। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। तो 11 जवानों की शहादत हुई है दंतेवाड़ा के अरनपुर में, जहां एम्बुश लगाकर नक्सलियों ने जवानों के वाहन को निशाना बनाया है। और हालांकि एग्जैक्ट अभी और डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि डीआरजी के जवान ऑपरेशन के लिए निकले थे और वहीं पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर न्यूज 18 छत्तीसगढ़ अभिषेक शुक्ल बने हुए हैं।